Welcome to the second class of Principles and Practice of Accounting. We are learning Theoretical Framework Chapter 1 और अभी तक इस क्लास में हमने कवर कर लिया अकाउंटिंग का डेफिनेशन, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से लेकर के आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं, ये सारे के सारे वीडियो मैं 15 से 20 मिनट के रिकॉर्ड करूँगा क्लासेस, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का क्लास करने में थोड़ी सी बॉर्डम हो जाता है और थोड़ा सा मूड स्विंग भी होने लगता है कि क्लासेस जब इतना लंबा चलते हैं तो पढ़ाई से थोड़ा मन उठने लगता है। इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लासेस रिकॉर्ड करने का फ़ैसला लिया है ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जो जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस कैसे इवॉल्व हुआ, इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग के एवोल्यूशन 3 फेजेस में हुए हैं और अभी चौथा फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज अभी रनिंग है। तो एक एक करके मैं फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। पढ़ के एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो हो सकता है यहाँ से इंस्टीट्यूट किसी भी पैराग्राफ को उठा के उसमें से कोई लाइन पिक करके वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो जब क्लास में हम लोगों ने एक एक पैराग्राफ पढ़ रखा होगा तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में याद आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ था, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। और हो सकता है मुझे जब मैं ऐसे ओरली पढ़ाऊँ तो हो सकता है कोई टॉपिक मेरे से स्किप हो जाए, और मैं पढ़ के अगर पढ़ाऊँगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो उससे कोई टॉपिक स्किप भी नहीं होगा, तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ। In its oldest form, accounting aided the stewards to discharge their stewardship function. The wealthy men employed stewards to manage their property. The stewards in turn rendered an account periodically of their stewardship. शुरू में शुरुआती दिनों में अकाउंटिंग कैसे होती थी मैं आपको बताता हूँ कि जो बिजनेसमैन लोग थे, जो अमीर लोग बिजनेस करते थे उस समय के जो अमीर लोग थे, वो क्या करते थे, एक मैनेजर को रख लेते थे। वो मैनेजर क्या करता था उसको बोल देते थे कि भाई तुम मेरे बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट देखो, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितने परचेजेस हो रहे हैं, और बाकी के जो हिसाब किताब हैं, किसको कितनी सैलरी देनी है नहीं देनी है, ये सब तुम मैनेज करो। और पीरियड के लास्ट में, यानी कि हर महीने के लास्ट में या 6 महीने के लास्ट में या साल के लास्ट में, जैसे उनको सूटेबल होता था, वो बोलते थे कि मेरे को एक रिपोर्ट बना के दो कि भाई कैसे कैसे तुमने बिजनेस को मैनेज किया। बेसिकली अकाउंटिंग रिपोर्ट मांगते थे वो लोग। तो उस समय जिस तरह से अकाउंटिंग होती होगी उस तरह से वो मैनेजर्स क्या करते थे, अकाउंटिंग करके अपने बॉस को दे देते थे। वो आज की अकाउंटिंग जैसे होती है वैसे नहीं होती थी। उस समय में नॉर्मली जैसे रिकॉर्डिंग होती होगी उस समय रिकॉर्ड करके वो दे देते थे। उसी को उस समय की अकाउंटिंग मान लिया गया था और उसको नाम रखा गया था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्ड का मतलब होता है मैनेजर, और स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का मतलब जो मैनेजर अकाउंटिंग करके दे रहा है उसको स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वो लोग बोलते थे। तो उसके बाद वही बात बोली गई है, दिस स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसकी जड़ ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही है, यहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी। The presently followed the presently followed system of double entry bookkeeping has been developed only in the 15th century. 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में आकर ही ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, उसको डबल एंट्री बोलते हैं। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम 15th सेंचुरी में आकर ही डेवलप हुआ था। इसके पहले वह स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग चलता था। However, historians found records of debit and credit dating back to the 12th century. लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने ये देखा है और फाइंड किया है, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों ने ये खोज किया है कि 15th सेंचुरी के पहले भी 12th सेंचुरी में डेबिट और क्रेडिट के कुछ रिकॉर्ड्स मिले। हो सकता है उस समय भी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हो रहा हो और अच्छे तरीके से 15th सेंचुरी में आके उसी के बेसिस पर डेवलप हुआ हो। आगे, although double entry system was followed, stewardship accounting served the purpose of businessman and wealthy person at that time. डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग आने के बाद में भी स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग की उनको आदत पड़ी हुई थी, तो उन्हीं से उनका काम चल जाता था। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को लोग उतना फॉलो नहीं करते थे, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग से ही काम चलाते थे। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वॉज प्रेवलेंट। ज़्यादातर देशों में स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही चलन में था, टिल द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जब तक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का कंसेप्ट नहीं आया तब तक की स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग ही लोग फॉलो करते थे। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बेसिकली जो आज हम लोग बोलते हैं ये कंपनी है वो कंपनी है, तो कंपनी एक्चुअली
ऐसे नहीं बनती, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट जब तक नहीं आया था तब तक स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग होती थी। कंपनीज एक्ट जब आ गया तो उसके अंदर दो तरह की कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तब फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होने लगा। तो ये था फर्स्ट फेज। इसके बाद शुरू होता है सेकेंड फेज। इन द सेकेंड फेज द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज विद द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डाइवर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जब कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट आया, जब कंपनीज एक्ट लॉ बन गया और उसके अंडर आप अपना बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करके बिजनेस करने लगे तो उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा गया। और इस कंसेप्ट में होता ये है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस इन दोनों को अलग माना जाता है। अब क्यों अलग माना जाता है, किस लिए माना जाता है, कैसे माना जाता है, ये हम लोग जब लॉ पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इतना जान लीजिए कि कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों अलग होते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो डबल इंट्री सिस्टम और उसको अच्छे से डेवलप किया गया ताकि इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग की जा सके। आगे लिखते हैं, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वाज मोल्डेड बाय लॉ। तो जैसा मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट एक लॉ है और जब वो लॉ आया तो उस कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स। तो इन सब के राइट्स को, इन सब के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट का मतलब होता है उनके जो बेनिफिट्स हैं, जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स उनके बेनिफिट को ध्यान में रख करके, उनके अधिकारों को ध्यान में रख करके कुछ लॉ में चेंजेस किए गए। और लॉ में चेंजेस किए गए ताकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके से हो सके कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स, राइट्स, इन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके साथ फ्रॉड ना हो, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो। इसलिए लॉ में परिवर्तन किया गया और उसके हिसाब से अकाउंटिंग भी परिवर्तित हुआ, अकाउंटिंग में भी चेंजेस आए। Financial statement give periodic performance report by way of profit and loss account and financial position at the end of the period by way of balance sheet। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनियां बनाती हैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद में। तो उससे क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी का कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये पता चलता है और बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी की कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिलाकर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं जो हम लोग हाई लेवल पे सीखेंगे, बट अभी आप इतना जानिए कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलाकर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, कंपनी की प्रॉफिट लॉस और उसके कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। और it got the legal status due to changing relationship between the owners, economic entity and the managers। तो जब कंपनीज एक्ट आ गया तो कंपनी के ओनर, मैनेजर और इकोनॉमिक एंटिटी जो कंपनी है खुद, उनके आपस के रिलेशंस में चेंज आए ड्यू टू लॉ की वजह से। और उस वजह से अकाउंटिंग भी अपने आप में डेवलप हुई अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाए कि ओनर के लिए भी बेनिफिशियल हो, इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल हो और बाकी जो लोग भी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं किसी भी तरीके से, उन सब के लिए वो फ़ायदेमंद हो और सबके लिए हेल्पफुल हो, सबको काम आए। आगे पढ़ते हैं। इट गॉट द लीगल स्टेटस, मतलब लीगल स्टेटस उनको मिल गया जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। सॉरी एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। इट गॉट द लीगल स्टेटस ड्यू टू चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाने लगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये एक्चुअल में लीगल स्टेटस इनको मिल गया। मतलब कि ये लीगली अब इनको इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती थी कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अपने मन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अब जिस तरीके से मन किया उस तरीके से नहीं बना सकते थे क्योंकि कंपनीज एक्ट आ गया था, लॉ कंट्रोल करने लगा था। तो लॉ के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता था। तो इनको लीगल स्टेटस इसलिए मिला हुआ था। तो लीगल स्टेटस मिलने की वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक सर्टेन तरीके से किया जाता था ताकि वो लॉ के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन सके। आगे पढ़ते हैं। विद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटरप्राइज ऑन द वन हैंड, द इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड हैव आल्सो अंडरगॉन अ सी चेंज। जब सोसाइटी में डेमोक्रेसी आया यानी कि लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में जैसे हम लोग कहते हैं हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबको इक्वल राइट्स मिले होते हैं और सभी लोग किसी भी एक्टिविटी में इक्वली
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तभी उसको डेमोक्रेसी कहेंगे। तो जब सोसाइटी डेमोक्रेटाइज हुई और इस तरह का कॉन्सेप्ट आया कंपनी का, जिसमें पब्लिक भी पैसा लगा सकती थी, पब्लिक का भी पैसा लग सकता था, पब्लिक भी कंपनी की मालिक बन सकती थी, तो उस समय क्या हुआ कि मालिक के, इन्वेस्टर के, शेयर होल्डर्स के, एम्प्लॉयज़ के आपस के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी चेंज हुए लॉ के कारण। क्योंकि पहले तो लॉ नहीं था, तो कुछ जो कंपनियां थी वो उसमें पब्लिक पैसा नहीं लगा सकती थी और वो अपने मन से अकाउंटिंग भी करते थे। लेकिन जब पब्लिक का पैसा लगना शुरू हुआ कंपनी में, तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, उस हिसाब से ही अकाउंटिंग करनी पड़ती थी ताकि सभी का राइट्स एंड इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके। और उनके आपस के रिलेशनशिप इसी वजह से चेंज भी हुए। ऑल्सो द कहाँ चले गए या Also, the prospective investors and other business contact groups want to know a lot about the business before entering into transactions. कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ये जानना चाहता है कि भाई कंपनी कैसी है, वो मेरे पैसे को बढ़ा भी पाएगी या नहीं। कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा तभी लगाता है जब वो देख पाता है कि उसका पैसा ग्रो करेगा, पैसा आगे बढ़ेगा, कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, प्रॉफिट लॉस अच्छा, प्रॉफिट अच्छा करेगी, लॉस तो नहीं, प्रॉफिट अच्छा करेगी, तो तभी वो पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर में। तो वो जानने के लिए एक इस ऐसा तरीका होना चाहिए अकाउंटिंग का जिसपे वो बिलीव कर सके। तो लॉ इसलिए बना ताकि अकाउंटिंग को टैम्पर प्रूफ बनाया जा सके और अकाउंटिंग लॉ के तरीके से किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स को उन अकाउंटिंग रिजल्ट्स पे, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बिलीव हो और वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। Thus, financial accounting emerged as an information system to identify, measure, and communicate useful information for informed judgments and decisions by a broad group of users. तो इस तरह से financial accounting emerge हुआ as an information system जिससे लोगों को identify, measure और communicate करने में आसानी होती थी accounting information को, और जिससे वो लोग इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते थे। इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब हुआ कि जो डिसीजन आप सब कुछ जानने के बाद लेते हो उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन कहते हैं। तो जब अकाउंटिंग इस तरीके से इवॉल्व हुआ तो लोगों को अपने डिसीजंस लेने में भी हेल्प हुए कंपनीज से रिलेटेड कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। तो अकाउंटिंग इस तरीके से लोगों को हेल्प कर पाया जब वो लॉ के हिसाब से बदल गया। इसके बाद शुरू होता है द थर्ड फेज। इन द थर्ड फेज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाज जनरेटेड टू एड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर। तीसरे फेज में अकाउंटिंग को इस तरीके से डेवलप किया गया कि सिर्फ मालिक को ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टर को ही नहीं, बल्कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो लोग कंपनी को अंदर से चला रहे होते हैं, कंपनी को फंक्शन करवा रहे होते हैं, उनको भी डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो इस तरह से अकाउंटिंग की गई। देखिए कंपनी के जो हायर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे टाटा मोटर्स से कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती है, तो उनके हायर लेवल मैनेजर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस साल कितनी गाड़ियाँ बनानी है, या इस क्वार्टर में कितनी, क्वार्टर मतलब 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं, इस क्वार्टर में हमें कितनी गाड़ियों का प्रोडक्शन करना है। तो वो पहले इस चीज़ को देखेंगे कि उनके गाड़ियों का मार्केट में सेल्स कितना है, डिमांड कितना है। तो वो अपने अकाउंटेंट से बोलेंगे कि भाई आप ये रिपोर्ट बना के लाइए कि हमारे कंपनी के कितने एक क्वार्टर में सेल हो रही है गाड़ियों की, तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि हमें कितनी गाड़ियाँ बनानी है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, वो जाएगा और डेटा कलेक्ट करेगा कि पिछले 3 महीने में कितना सेल हुआ है, या पिछले साल में हर क्वार्टर में कितना गाड़ियों का सेल हुआ है, और उनका एवरेज निकालेगा। तो एवरेज निकाल के वो एक रिपोर्ट बनाएगा। तो ये जो रिपोर्ट बनाएगा इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे मैनेजर ये डिसीजन लेगा कि इस क्वार्टर में उसको कितनी गाड़ियों का प्रोडक्शन का ऑर्डर देना है। तो मैनेजमेंट को हायर लेवल पे डिसीजंस लेने के लिए कुछ अलग तरीके से डेटा चाहिए होता है जिसके अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो थर्ड फेज में अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी यूज़ किया गया, उसको इस तरीके से डेवलप किया गया कि हायर लेवल मैनेजर्स अपने डिसीजंस को ले सकें, सेल्स से रिलेटेड, परचेस से रिलेटेड। सेल्स मैनेजर से जस्ट एक एग्जांपल दिया, एडवर्टीजमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है कोई भी डिसीजन, कोई भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मैनेजर्स लेते हैं उसके लिए जो अकाउंटिंग होती है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं।
वही आगे लिखा हुआ है। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट की क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो गई, उनके डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। द न्यू डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंट, जैसा मैंने आपको बताया इस अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तो इसके पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इट इज़ परवेसिव इनफ टू कवर ऑल स्फेयर्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनफ होता है किसी भी मैनेजमेंट डिसीजंस को लेने के लिए। यहाँ लिखा हुआ इनफ होता है, बट और भी एस्पेक्ट्स को देखा जाता है अकाउंटिंग में, बट मोटा मोटी कहें तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजर्स को डिसीजन लेने में ये इनफ काम करता है। तो इस तरह से हमने 3 फेजेस कवर कर लिए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, और अब आ गया है लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। लास्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ इन द फॉर्मेटिव प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि लास्ट जो फेज़ है अभी भी फॉर्मेटिव प्रोसेस में, अभी ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, आइए आगे समझते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज इन द फॉर्मेटिव प्रोसेस विच एम्स एट अकाउंटिंग फॉर द सोशल कॉस्ट इनकर्ड by business as well as the social benefits created by it. It emerges from the growing social awareness about the undesirable byproducts of economic activities. While earning profit, an enterprise incurs numerous social costs like pollution, using the resources of society like material, land, labor, etc. To compensate for this social cost, in today's world, an enterprise is expected to generate some social benefits also, like employment opportunities, recreation activities, more choice to customers to at reasonable price, better quality products, etc. Therefore, it is demanded that the accounting system should produce a report measuring the social cost incurred and social benefits generated. क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? देखिए, लास्ट जो फेज़ अभी चल रहा है, अभी लास्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो एट प्रेजेंट जो फेज़ चल रहा है अकाउंटिंग का, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोल के कॉन्सेप्ट है जिसको डेवलप किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट में ये बात चल रही है कि कोई भी बिजनेस जब बिजनेस करता है तो उसके वजह से सोसाइटी को बेनिफिट भी होता है और कुछ लॉस भी होता है। बेनिफिट होता है जैसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। और लॉसेस होती है जैसे हमारा पोल्यूशन होता है बिजनेस की वजह से, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से तो हम लोग भुगत ही रहे हैं। वाटर पोल्यूशन देखिए, हर घर में एक वाटर प्योरीफायर है, बिना उसके तो कोई काम ही नहीं चल सकता है। तो ये सारे सोशली हमें लॉस भी होता है, सोशल एनवायरनमेंट का लॉस होता है, लैंड, लेबर, मटेरियल, ये 3 के बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकती। लैंड का यूज़ करते हैं वो लोग, मटेरियल का, लेबर का यूज़ करते हैं, तो ये सब तो अनलिमिटेड नहीं, ये सारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो इन सब चीज़ों का लॉस भी होता है। तो हर बिजनेस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बेनिफिट ज़्यादा दे सके अपने बिजनेस से और लॉसेस को कम कर सके। तो इसकी अकाउंटिंग को ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये कंसेप्ट अभी प्रोग्रेस में है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है जानना कि अगर पोल्यूशन कोई कंपनी की वजह से हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना है, उसने कितने रुपए का पोल्यूशन किया है, ये जानना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी को मेजर करने का एक पैरामीटर ढूंढा जा रहा है, और कितना उसके कंपैरिजन में मैच करके बेनिफिट वो उसने सोसाइटी को दिया है अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अपने सर्विसेज के ज़रिए। तो इसका भी एक पैरामीटर डिसाइड हो रहा है जिससे दोनों चीज़ों को मापा जा सके, कंपनी ने कितना कॉस्ट प्रोवाइड किया है सोसाइटी को और कितना बेनिफिट प्रोवाइड किया है सोसाइटी को। इसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। तो सोसाइटी का ये भी फ़र्ज़ है कि वो पोल्यूशन तो कर रही है सोसाइटी को अच्छा सर्विस देने के लिए, लेकिन पोल्यूशन जब वो कर रही है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, अच्छे प्राइजेस पे दे और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल कराए कस्टमर्स को। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब को बढ़ावा दे। तो जब तक कोई कंपनी ये सब कर पा रही है, बेनिफिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है लॉसेस के मुकाबले, तब तो वो सोसाइटी के लिए अच्छी है, वरना ऐसे बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। तो अभी तक तो हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ जाएगी तो हमें कितना बेनिफिट होगा। सोचिए कि ऐसे बिजनेस को हम लोग ट्रैक कर पाएंगे जो सोसाइटी में बेनिफिट कम और लॉसेस ज़्यादा दे रही है, उसको बंद कर देंगे तो हमारी कंट्री का कितना ग्रोथ होगा। या फिर उनको हम लोग कंट्रोल करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई अपना बिजनेस का तरीका चेंज करो, तो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होगा, हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। सोशल साइंस स्टडी man as a member of society. They concern about social progress and the results and the consequences of social relationship. Social science क्या है? Social science जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड बातचीत करता है।
सोशल साइंस में एक इंसान को अकेला नहीं माना जाता, उसको सोसाइटी का मेंबर माना जाता है और ये माना जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है ये देखने के लिए कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे सोसाइटी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो सोसाइटी एज अ सोसाइटी मेंबर, बिजनेसेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि उसके एक्टिविटीज से क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। बोलने का मतलब यही है। द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग टू सोसाइटी एज अ होल इज द फंडामेंटल क्राइटेरियन टू ट्रीट इट एज अ सोशल साइंस। अकाउंटिंग की वजह से जो बिजनेस को फ़ायदा होता है और बिजनेस की वजह से जो सोसाइटी को फ़ायदा होता है, इसका मतलब अकाउंटिंग से बेनिफिट जो है बिजनेस को होता है, बिजनेस से बेनिफिट सोसाइटी को होता है। तो इनडायरेक्टली ये अकाउंटिंग जो है सोसाइटी को ही बेनिफिट पहुंचाती है, इसीलिए अकाउंटिंग को सोशल साइंस कहा गया है। Although individuals may benefit from the availability of accounting information, the accounting system generates information for social good, it serves social purpose, it contributes for social progress. Also, it is being adapted to keep pace with social progress, so accounting is treated as social science. आई डोंट थिंक इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अकाउंटिंग एक इंडिविजुअल को भी मदद करता है और बिजनेस को और पूरे सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में मदद करता है, इसलिए इसको सोशल साइंस कहा गया है। तो इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उन्हीं के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभिषेक मिश्रा साइनिंग ऑफ।